मैं आज का जो मॉड्यूल है दैट इज अबाउट कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट। और उसके बाद इसको रिवॉर्ड्स एंड भी कहा जाता है, टोटल रिवॉर्ड्स भी कहा जाता है। फिर जो टर्म आजकल मार्केट में यूज हो रही है, रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पोजिशन एंड रिवॉर्ड्स भी कहते हैं। तो ये हम इसको आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एचआर का जो लाइफ साइकिल है उसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो एचआर में जो एज एन एचआर प्रोफेशनल, तो आप अपने लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। एज एन एचआर पर्सन आपको जिन चीज़ों का पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा। उसमें एक तो टैलेंट मैनेजमेंट है, ठीक है, और एक है एचआर ऑपरेशंस। टैलेंट मैनेजमेंट में वही चीज़ें आ जाती हैं, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट डेवलपमेंट। इसको हमने टैलेंट एक्विजिशन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया है, जिसमें एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट आती है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग आती है, और ऑन बोर्डिंग आ जाती है। ये एरिया हमने कवर कर लिए। यहाँ पर हम लोग जो टैलेंट डेवलपमेंट में हम लोग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये मैंने सारा कुछ आपको करवा दिया। एंड डेवलपिंग स्किल्स। उसके बाद तीसरा एरिया जो है वो है फ्यूचर लीडरशिप डेवलपमेंट। ये अभी रहता है आपका टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं। इसकी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसको आप लोगों ने देखना है, जिसमें आपकी सक्सेशन प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब एचआर ऑपरेशन में आते हैं तो इसमें आपकी आते हैं पेरोल प्रोसेसिंग है, आपकी अटेंडेंस है, आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफर है, इंटीग्रेशन है, फिर आपकी जो है लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट है, पेरोल है, फिर रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट। ये एक सेपरेट सेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, कॉम्पोजिशन एंड रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप चाहें तो इसको पेरोल को भी इसके अंदर लेकर जा सकते हैं। फिर इसमें एम्प्लॉय ग्रीवेंसीज हैं, and, जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। पेरोल इसमें कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स में बेसिकली एक तो ये है कि स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है आपने। फिर आपने राइट कॉम्पनसेशन एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। फिर पेरोल प्रोसेसिंग है, और ये जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू बेनिफिट्स, मोटिवेशन एंड रिटेंशन। इसमें फिर एम्प्लॉय एग्जिट मैनेजमेंट भी आ जाता है डेटा ऑपरेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो जो हम लोग कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं, हमें ऑडिबल कोई मसला तो नहीं हो रहा? जी। जी मिसेज रिजवान, अब आप कनेक्ट हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम हेयर। जी, तो आप कुछ क्या कहना चाह रही थी, व्हाट इज कॉम्पोजिशन? अच्छा, compensation is basically that is related to financial aspect regarding the employee, and the other side that is benefits, तो उसमें perks और जो बाकी चीजें हैं वो आ जाती हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में आ जाती हैं। मैं वही तो मेरा सवाल यही है कि अगर आप कॉम्पोजिशन का जो लफ्ज है उसको डिफाइन कर सकें, कि हम पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते, तो तो अगर पहले जरा मैं थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूँ, अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो। हेलो।
हेलो। हेलो जी मुस्तफा साहब, उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जो बेसिक डेफिनेशन बनती है इसकी, वो यही है कि एम्प्लॉय जिसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा होता है अगेंस्ट हिज, आप कह लें कि उर्दू जुबान में कह लें तो उजरत आप कह लें, या जो उसे पे बैक कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, उस पे जो हम फिर उसको पे बैक कर रहे हैं वो कंपनसेशन और उसमें बेनिफिट्स के बाद में आता है। जी चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा समझाया, बड़ा मज़ा आया। अब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम देखें कि हमने क्या डिस्कस करना है। बंदा चीज़ आपको क्या कहना चाह रहा है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सब लोगों को? अच्छा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। उसमें एक है कॉम्पनसेशन, एक है वेज, एक है सैलरी, एक है टोटल रिम्यूनरेशन, और एक है जी बोनस, एक है इंसेंटिव, एक है कमीशन। सर ये टोटल रिम्यूनरेशन क्या है? जी मैं बॉस वही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जरा तफसील बना रहा हूँ ताकि फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूँ। मिस परमिशन। तो अब इसमें जो है, बिफोर वी गो गो फॉर दीज डेफिनेशंस, मैं आपके साथ कुछ एम्प्लॉय टाइप्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एम्प्लॉय टाइप्स, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक ब्लू कॉलर स्टाफ होता है, ठीक है। एक वाइट कॉलर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक येलो कॉलर स्टाफ होता है। अ, एक टाइप इस तरह से होती है। और उसके बाद सेकंड टाइप जो होती है, की रिमशा कुछ फरमाना चाह रही हैं आप? मैंने ना अभी ज्वाइन किया था तो वो देख रही थी मैं कंपनसेशन के पॉइंट, वो मैं चाह रही थी कि अगर आप रिपीट कर दें तो। आपने क्योंकि लेट ज्वाइन किया है, तो अगर आप रिपीट कराना चाह रही हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं एक चीज़ दोबारा नहीं बयान करता हूँ। लेकिन अगर नौशेरवान सिफारिश करेगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। नौशेरवान सिफारिश करते हैं? मिस रिमशा, ये रिकॉर्डेड है और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यार नौशेरवान, तुमने सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया है। अच्छा जी, फिर दूसरे होते हैं, एक एम्प्लॉयज होते हैं परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं, एक हमारे थर्ड पार्टी होते हैं, एक हमारे होते हैं जी डेली वेजेस होते हैं, ठीक है। और दीज आर दी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी टाइप, ये टाइप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है बाय कॉलर, बाय कॉलर, बाय कॉन्ट्रैक्ट टाइप, और बाय मैनेजमेंट कैटेगरी। उसमें होते हैं जी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। उसको ऐसे भी कहते हैं मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। अब इसमें ये जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, इसका फर्क भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स से हम लोग ब्लू कॉलर कहते हैं, कोई डिफाइन करेगा? मिसबा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन, इफ यू लाइक टू पुट सम लाइट ऑन इट? Anyone from you who would like to explain by color, by contract type, by management type, types of employees?
रोमन, इकरा मेरे यहाँ से करेंगे। इकरा आयु दे। क्लास, आपकी तबीयत ठीक है सबकी? यस सर। कोई बोल क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, तो आप बताएं, आपके ख्याल में इसके टाइप्स का क्या मतलब होगा, ये इम्प्लाई टाइप्स है? सर मेरे ख्याल से जो वाइट कॉलर हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क पर बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम हैंडल करते हैं। और जो ब्लू कॉलर हैं वो ज़्यादातर जो फिजिकल वर्क होता है वो करते हैं। और येलो कॉलर का सर मुझे आइडिया नहीं है। येलो कलर का आपको आइडिया नहीं है, ठीक है जी, थैंक यू जी वेरी सर। मच जी। मिसबा। सर जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैं आप एक मिनट दीजिएगा सर। वो रेफर करते हैं लाइक लेबर स्किल्स वर्कर्स जो होते हैं सर। हम्म। एंड वाइट कॉलर्स वर्कर्स आर मोस्टली जो ऑफिस में एंगेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में, मैनेजर या प्रोफेशनल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स द वाइट कॉलर। ओके, एंड हाउ अबाउट येलो कलर? Sure, I'm not much aware of it, but as far as the basic concept जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में होते हैं सर, एंड जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिविटी पे होते हैं, सो मोस्टली उन वर्कर्स जो फील्ड में ऑपरेट करते हैं टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पे, दे आर आई मोस्टली गेस जो कॉल्ड। क्रिएटिविटी, जैसे क्रिएटिविटी वर्क जो करते हैं, आई गेस। कैन जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। एक होल्ड कीजिएगा जरा प्लीज। इस दौरान आप आपस में जरूर डिस्कस करें क्या क्या मतलब है, प्लीज स्टॉप नहीं रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्लास ओवर होगी? सर अवेलेबल नहीं है? सर अवेलेबल हैं, बस सर 1-2 मिनट के लिए ऑफ हुए हैं, आ जाते हैं अभी। क्या डिस्कस हो रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो भाई। अच्छा, इसमें सर ने जो है अभी बताया है, डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉय टाइप्स पे, जिस पे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि आप एक्सप्लेन करें या डिफाइन करें ब्लू कॉलर, येलो एंड वाइट कॉलर, ये किस टाइप के वो है एम्प्लॉयज, या इनकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ब्लू का जो अभी तक मिला है आंसर, वो ये है कि ये लेबर फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिनकी जो पे है या जो वेजेस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। वाइट कॉलर वो है कि फिक्स्ड पे है, जो कि जैसे ऑफिसर्स वगैरह वो हो जाते हैं। और येलो आई गेस ये दोनों का मिक्स है, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन ये दोनों का मिक्स भी हो सकती है। ब्लू जो है वो मैनुअल फिजिकल एक्टिविटीज के साथ अलाइन है, और वाइट कॉलर जो है ना वो ज्यादातर आई गेस आप कह लो कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल की जो जॉब है ना वो वाइज उसमें आ जाते हैं, जो मुझे समझ आई है।
जी गाइस, आई एम ठीक है। बैक। ओके जी। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ब्लू कॉलर, वाइट सर कॉलर, येलो कॉलर। येलो कॉलर। सो बेसिकली ब्लू कॉलर इज द स्टाफ, जो कि आप कह लें जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स होते हैं, जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, या जो मैनुअल काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और जितने भी मैनुअल उनकी प्रोसेसिंग होती है। येलो कॉलर में आप कह सकते हैं कि ये जो फोरमैन, यानी कि उसके ऊपर जो सुपरवाइजर्स होते हैं ब्लू कॉलर के ऊपर, जो डायरेक्टली उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, जैसे फोरमैन स्टाफ होता है, या टीम लीडर्स आप लोग सादा लफ्जों में कह सकते हैं। तो दे आर सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ पीपल। ब्लू कॉलर टोटली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सर ब्लू कॉलर में क्या पर डे वेज रेट के हिसाब से जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी फॉल करें? जी। ओके। तो उसके बाद जो येलो कॉलर्स होते हैं, ये ठीक है, ये सेमी स्किल्ड वर्कर्स आप इसको कह सकती हैं। सही सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं ना येलो कॉलर में? कह सकती हैं आप इसको, लेकिन सेल्स में जो फ्रंट लाइन सेल्स होती है, जो कि फील्ड फील्ड फोर्स होती है आपकी, जो फील्ड में जा रही होती है। तो वाइट कॉलर जो है ना, ये आप कह लें कि मैनेजमेंट या ऑफिस वर्क जो टोटली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसको आप फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं। अब सर ये बताइए कि जो व्हाइट कॉलर है इनकी तो फिक्स्ड है सैलरी या बाकी चीजें, तो येलो कॉलर से रिलेटेड क्या है फिर? अभी अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले हम जरा इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम इनकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, इसके बारे में तो क्लैरिटी है ना कि परमानेंट होता है, जिनका एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर आप बात करें कि परमानेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको कहना चाहिए कि इट इज द एम्प्लॉय हुज एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होता है कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती है ना, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो एक स्टार्ट पीरियड होता है उसका और एक एंड होता है। बट व्हेन वी हायर एन एम्प्लॉय ऑन परमानेंट पोजीशन, so that means कि his end date of employment is not yet decided. So it will be based on the decision of both parties, कि जब वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉय खत्म करना चाहे या एम्प्लॉयर उसको खत्म करना चाहे, तब उसकी एंड डेट डिफाइन होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता है ना, उसकी जो होती है एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइन होती है। ये जो हमने डिस्कस किया था पहले, कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज? तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो होती है, वो उसका एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइन होती है। लेट्स से आप कहते हैं योर एम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड विल एंड ऑन 31 दिसंबर 2024। सो 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो इफ वी से कि यू आर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप फिर कहते हैं जी कि योर एम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 October 2024 and it will end on, let's say, uh, 30th September 2025. So it is 1 month, 1 year contract. एज पर लॉ जो होता है, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ना ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कैन बी 1 year एज पर लॉ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अगर आप थर्ड पार्टी या डेली वेजर की बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी की बजाय हम लोग थर्ड पार्टी को सेपरेटली डिस्कस करते हैं, डेली वेजर को सेपरेटली डिस्कस। थर्ड पार्टी एम्प्लॉइज वो होते हैं जो कि हु आर नॉट ऑन योर पेरोल। और डेली वेजर जो होता है, वो ये होता है कि हु गेट्स पेड ऑन डेली बेसिस। थर्ड पार्टी वो होता है हु आर नॉट ऑन योर कंपनी पेरोल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका जेनिटोरियल स्टाफ है,
तो आप कहते हैं हमने जेनिटोरियल स्टाफ को हम खुद मैनेज नहीं करेंगे, तो आप किसी जेनिटोरियल या सिक्योरिटी स्टाफ होता है उस कंपनी को आप कहते हैं जी कि वो हमें इसकी सर्विसेज दे दें, ठीक है, जो है सिक्योरिटी की या क्लीनिंग की, और उनका स्टाफ आएगा, उसके अगेंस्ट आप उनको पे कर देते हैं, ठीक है। बट इस सूरत में आपने ये इंश्योर करना होता है कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज ऑफ पाकिस्तान, ये आपने इंश्योर करना है कि आप जब थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज रख रहे हैं तो आप उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करें, ठीक है। ठीक है जी, ये कोई मैं ड्राई सब्जेक्ट तो नहीं डिस्कस कर रहा है, इज इट इंटरेस्टिंग? सुंदर, आर यू देयर? जी सर। कोई ड्राई बातें तो नहीं हो रही? समझ आ रही है? मजा आ रहा है आपको? जी जी सर, समझ आ रही है। अगर किसी को बीच में किसी जगह पर चीजें ड्राई लगे तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। तो डेली वेजर ये होते हैं कि नॉर्मली ये फैक्ट्री में होता है, ठीक है। इन फैक्ट्री एनवायरनमेंट हम लोग इनको एंगेज करते हैं कि हमने लेट से हमने मशीन चलानी है और हमारे पास कुछ लोग कम हो गए, तो हम लोगों को टेम्परेरीली 1 या 2 दिन के लिए ले आते हैं और उनको हम डेली वेजेस कहते हैं। अब ये जो डेली सर ये डेली वेजेस का लेबर लॉ क्या है? कौन पूछ रहा है जी? सर मैं परवेश से। लेबर लॉ जो है ना, वो आपके लॉज अप्लाई होते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज के ऊपर। किसके ऊपर? परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के ऊपर। बाकी जो इसकी लॉज की डिटेल है ना, वो हम लोग जो हमारे लेबर लॉज का जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग अब इसके अंदर ये जो आपके जो डेली वेजर, थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट, ये तीनों ब्लू कॉलर भी हो सकते हैं, ये व्हाइट कॉलर भी हो सकते हैं, सॉरी येलो कॉलर भी हो सकते हैं। बट व्हाइट कॉलर जो होते हैं ना, वो मोस्टली आपके परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइट कॉलर भी थर्ड पार्टी पे रखती हैं, व्हाइट कॉलर स्टाफ। सो बट व्हाइट कॉलर मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो मैंने इंडस्ट्री से सीखा है अपनी, सो उसमें जो वाइट कॉलर स्टाफ होता है वो डेली वेजेस मैंने नहीं देखे प्रैक्टिकली ना, ना ही मुझे लगता है कि कोई वाइट कॉलर जो है वो डेली वेजर के तौर पर किसी जगह जाना पसंद करेगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेली वेजेस, डिस्कस हो गया, थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या होती है? अब मैनेजमेंट टाइप के लिहाज से अगर हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज को, तो इसकी अपनी एक डेफिनेशन है, ठीक है। और टॉप मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो कि आपकी लेट से चेयरमैन ऑफ द कंपनी, सीईओ, ठीक है, डायरेक्टर्स आपके आ जाते हैं। मैनेजमेंट में लेट से आपके जीएम्स, ठीक है, आपके सीनियर मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ठीक है। और मिडिल मैनेजमेंट में जो है आपके लेट से आपके असिस्टेंट मैनेजर्स, और लोअर मैनेजमेंट या क्या नाम है इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी कहते हैं। ये इस लेवल पर आ जाते हैं आपके मिडिल मैनेजमेंट में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी हायरार्की बड़ी होती है, तो वो मिडिल मैनेजमेंट में इनको असिस्टेंट मैनेजर्स को या मैनेजर्स को नहीं लेकर आ रहे होते, वो इसको भी इसके निचली कैटेगरी में। तो दैट डिपेंड्स ऑन दी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी हायरार्की के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस लेवल पर आपके आ जाते हैं जी ऑफिसर्स, एग्जेक्टिव्स, ठीक है। So let's say if somebody offers me a job, तो I always like to see, ठीक है, मैनेजमेंट के किस लेवल की जॉब है ये, ठीक है, कि किस लेवल की है, मैनेजमेंट लेवल की है, टॉप मैनेजमेंट की है, मिडिल मैनेजमेंट की है। तो इफ दे से कि जी इस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव या फ्रंट लाइन वर्कर, तो आई वुड लाइक टू से कि जी मे बी आई विल नॉट express my interest to go for that position. So that's why
So you have got these levels. So your why did I explain this? Your benefits system structure changes with the change in the management level of a position. So that's why I'm explaining it. And similarly, your composition and your benefits are aligned with the collar type, with the contract type, and with the management type. उसके साथ आपकी चीजें align होती हैं. So once you need to design a composition and benefit strategy for your organization, so you might be needing information. You might be needing to design your strategy according to the type of employment and the type of contract and the type of collar of the employee as well. ठीक है जी? यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं. नो सर. क्लियर है सर. जब मेरा सवाल वहीं पे है येलो कॉलर का जो था कि ब्लू डेली वेजेस पे आ गया, व्हाइट फिक्स सैलरी, तो व्हाट अबाउट ये येलो? येलो भी फिक्स सैलरी पर होते हैं. और ब्लू आपको किसने कहा कि डेली वेजर पर आ गए? उनकी फिक्स सैलरी नहीं आती ना. किसने कहा? अंडरस्टैंडिंग तो यही है. नहीं, गलत अंडरस्टैंडिंग है. मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्लू कॉलर कैन बी परमानेंट, कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी थर्ड पार्टी, कैन बी डेली वेजर एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, आपने फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर रखना है. क्या रखना है? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर. अब फोर्कलिफ्ट समझती हैं क्या होती है? हाँ जी. अब जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है वो एक स्किल है. एवरीबडी कैन नॉट ऑपरेट फोर्कलिफ्ट. उसके लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है. अब वो जो बंदा है वो लेट्स से मैं कोक की एग्जांपल देता हूँ. मैंने कोक में काम किया तो हमें फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर क्वालिफाइड नहीं मिलते थे. वैसे बहुत मिलते थे, लोगों ने सीखा होता था, लेकिन जो ट्रेंड और क्वालिफाइड फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हमें नहीं मिलते थे. अब वो एक स्किल है, तो उसको जब हम ऑफर करेंगे जी आप हमारे पास थर्ड पार्टी में आ जाएं या हमें डेली वेजर आ जाए, वो कहते सर जी मैं तो नहीं आता. आप तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो वो डेली वेजर है, तो ही विल नेवर कम. अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बात करता हूँ. फॉर एग्जांपल आपको वेल्डर चाहिए. वेल्डर पता है आपको क्या होता है? पता है. तो वेल्डर जो है, अब वेल्डिंग एक स्किल है. आई कैन नॉट बी अ वेल्डर. वेल्डर एक वेल्डर की टाइप्स होती हैं. अब आप उसको कहेंगे कि जी तुम आ जाओ डेली वेजर में, वो तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा. जो अच्छा वेल्डर है उसका तो एटीट्यूड ही बहुत होता है. So don't say कि जी blue collar जो है they are always daily wagers. No, they can be permanent, they can be on contract, and they can be on third party. Within blue collar भी different तरह की jobs हैं. आपको मैसन चाहिए, आपको लेबरर चाहिए, आपको वो जो है डेब्रिस को रिमूव करने के लिए लोग चाहिए, आपको आपने लेबर स्टाफ लगाना है, मजदूर लगाना है, आप फैक्ट्री की सिविल वर्क चल रहा है उसके लिए आपको लोग चाहिए. तो मे बी यू कैन गो फॉर डेली वेजर्स एंड दे आर ब्लू कॉलर. बट ऑल ब्लू कॉलर्स कैन नॉट बी ओनली डेली वेजर्स. Depending upon the type of position and the criticality and the importance of position, you will have to choose the type of employment contract for them. You cannot apply single rule on all blue collar employees, right? अब मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, लैब के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं. मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं, अब मशीन ऑपरेटर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन नॉट कम एज ए डेली वेजर टू योर कंपनी ब्लू कॉलर में, ऑल्दो उनकी पोजीशन ब्लू कॉलर में फॉल कर रही होती है. अब मैं यहाँ पर यूके में आया हूँ, ठीक है. आपको पता है कि यहाँ पर जो है जो क्या उसको कहते हैं मेसन है, उसकी क्या सैलरी होगी? जी बॉस, अंदाजा करें कोई. इकरा आप बताएं कितनी सैलरी होगी ये जो मिस्त्री होता है जिसको हम कहते हैं. पाकिस्तान में मिस्त्री की पर डे सैलरी क्या है? किसी ने सिविल वर्क करवाया हो? सर ये लोग तो बहुत ज्यादा ही लेता है. मिस्त्री मिस्त्री है 3,000 पर डे ले लेते हैं, या अगर छोटे एरिया से लो तो 1,500 पर डे, ये 2,000 इस तरह हम से. बात करती हैं 1,500 2,000, तो मजदूर की इस वक्त डेली वेज है.
ठीक है। अगर आप मिस्त्री की बात करते हैं, जो अच्छा मिस्त्री है वो 4,000 से कम पर नहीं आएगा। ओके। जी ये कह रहे थे जैसे जो अच्छा हो, और जो लोकल एरिया वाइज भी डिपेंड करता है ना, जैसे ऐसी लोकल एरिया से उठा के लाओ तो वो 1500 2000 ले लेता है। ठीक है। तो अब यूके में जो मिस्त्री है ना, उसकी एक दिन की जो सैलरी है ना, वो कम से कम 200 पाउंड है। कितनी? टू टू हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी पाउंड दैट मीन्स के आप मैंने कहा यार बंदा मिस्त्री बन जाए, चूंकि वो आपको वो जो जॉब है ना वो फिजिकली फिट बड़ा रखती है। आप मसल भी बन जाते हैं, फिटनेस भी रहती है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। 200 इस वक्त 380 रुपये का है पाउंड पाकिस्तान में। 76,000 रुपये एक दिन की सैलरी है उसकी। 76,000। कैसा है? अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाफ में काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी सैलरी का 25% टैक्स पे करना है। लेट्स से अगर मैं 100 पाउंड अ डे अर्न करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 75। इनकी सब सैलरी टैक्स फ्री है। ये सब लोग फ्रीलांसर काम करते हैं, ये टैक्स ही नहीं देते, कैश पे काम करते हैं मोस्टली। और अगर ये टैक्स पे काम, अगर ये फ्रीलांसर काम नहीं करते तो फिर ये क्या करते हैं कि ये टैक्स फ्री इनकम लेते हैं। ये कहते हैं ये टैक्स आप लोग पे करेंगे। इनका राज है यहाँ पे। क्योंकि ये वाला काम है, मिस्त्री बहुत कम लोग काम करते हैं। आप इमेजिन करें कि स्किल की क्या वैल्यू। अब आप उसको ये कहेंगे कि जी आप मेरे पास यहाँ पर इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो डेली वेजर भी हो रही है, इनकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर भी हो रही है। सो आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी। जो आपने बात की ना मिसेज रिजवान, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उस पर डिपेंड करता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे जो हमने अब हम लोग आ जाते हैं ये जो टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस करना है। अब आपकी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स। अब आपकी जो जब व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट स्ट्रेटजी, सो यू हैव टू कीप दीज टाइप्स, ऑल टाइप्स अकॉर्ड इन माइंड, देन यू कैन डिजाइन योर स्ट्रेटजी। ठीक है जी? समझ आ गई? यहाँ पर कोई मसला है तो मेरे से भी पूछ लें, फिर मैंने सवाल पूछने हैं आप लोगों से, फिर आप लोग कहते हैं जी सानू नहीं आंदा, तो आई वोंट लिसन दैट। ओके जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, एक इसमें थी इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। Okay, guys. So first of all, compensation. What is compensation? If you like to define these terms within HR, so compensation is the amount of money and benefits which an employee receives from his or her employer by performing duties for a certain period of time. I repeat, is the total amount of money, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच एन एम्प्लॉय और सर्विस प्रोवाइडर, इसमें सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होता, इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी आ सकता है, रिसीव्स फ्रॉम द बेनिफिशियरी, या हम लोग फॉर द सेक ऑफ हम लोग ये कहते हैं फ्रॉम हिज, फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, which can be a month, a week, or a quarter, or a project time period as well. ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल जो है अ, एक एम्प्लॉय ने एक महीना जॉब परफॉर्म की, उसके अंदर उसने उसकी सैलरी है लेट्स से 10,000 और 50,000 उसकी सैलरी है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स एग्जेक्टिव परफॉर्म्स ड्यूटीज फॉर अ मंथ, and in addition to salary he is receiving sales commission as well. So जो है ना उसकी सैलरी प्लस बेनिफिट्स इज इक्वल टू हिज कॉम्पनसेशन। समझ आ गई आप लोगों को? अब उसकी सैलरी है लेट से 40,000, बेनिफिट्स उसको मिले उस महीने के अंदर 10,000 के, तो उसकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी बनी? 50,000। 40,000 सैलरी प्लस उसका जी उसको मिला जनाब सेल्स इंसेंटिव, प्लस उसकी मिली जनाब अगर कोई एनी अदर बेनिफिट्स जैसे ट्रैवल अलाउंस मिला उसको, तो ये दोनों मिलाकर उसके बन गए। सर फ्यूल अलाउंस भी इसी में ऐड होगा ना? जी जी, फ्यूल अलाउंस है जी, आपने बड़ा अच्छा मिसाल दे दी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बलविशा, आप ऑलवेज हेल्प करती हैं, आप कितनी अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन, थैंक यू सर। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए तो आपने मेरे लिए दुआ किया करनी है कि मैं नेक बन जाऊँ, एक ही दुआ आप चाहिए, नेक बन जाऊँ बस। अब इंशाल्लाह सर। ऐसे कि अब हम सब मुसलमान गुनाहगार भी होते हैं और अल्लाह के नेक भी काम भी करते हैं। सभी मुसलमान को अल्लाह ताला हिदायत दे, हम सबको, सब सब अल्लाह ने मुझे तो भी। हिदायत दी हुई है, हम ले नहीं रहे, मसला ये है। हम ये कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं यार अल्लाह करे ने सही हो सब, भाई अल्लाह तो सब कुछ सही कर रहा है। आप कहते हैं अल्लाह हिदायत, अल्लाह ने तो हिदायत दी हुई है, हम नहीं ले रहे। सर नहीं, कहते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत भी उन लोगों को देता है जिसको, जिससे वो पसंद करता है, जिसको जिसको चाहता है कि वो ना सुधर जाए। तो हम इसीलिए किसी को दुआ देते हैं तो ये देते हैं अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे और हमेशा उसको हिदायत की राह में चलाए। ऐसे ही ऐसे ही है। थैंक यू, वेट अ मिनट। अच्छा जी, ये हम लोग नेक्स्ट, ये टोटल हो गया लेट से ये 46,000, ये कॉम्पनसेशन है। अच्छा, अब सैलरी जो होती है, सैलरी में और कॉम्पनसेशन में क्या फ़र्क है? ठीक है, सैलरी बेसिकली होती है कि इसमें आपके इसके जो एलिमेंट्स हैं ये फिक्स होते हैं। ठीक है, कि अगेन जो सैलरी का जो लफ्ज़ है ये है कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग जॉब ड्यूटीज फॉर अ मंथ। ये पूरे महीने में आप जो काम करते हैं उसके लिए आपकी सैलरी होती है। ठीक है, अगर हम वेज की बात करते हैं तो वेज बेसिकली होती है आपके जो डेली वेजर्स होते हैं।
इट कैन बी फॉर अ डे और फॉर अ वीक, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी received by a person for providing services for a day, for a week or for 2 weeks, इसको हम लोग वेज कहते हैं। जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमारे क्लास फेलो मिसिज रिजवान ने कहा जी, उजरत, उजरत ये होती है, ठीक है। तो वेज इसको हम लोग उर्दू में उजरत कहते हैं, सैलरी को उर्दू में तनख्वाह कहते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिशन को हम लोग कह लें कि ये इसमें आपके बेनिफिट्स भी ऐड हो जाते हैं, वो बेनिफिट्स को ऐड करके हम लोग कॉम्पोजिशन बनाते हैं। सैलरी में सिर्फ आपकी सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी के जो एलिमेंट्स हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफाइंड होते हैं, उसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब टोटल रिम्यूनरेशन ये होती है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन, सैलरी, बेनिफिट्स, ये सबको मिला के द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट of an employee to employer for a month or for an year, इसको हम लोग टोटल रिम्यूनरेशन या टोटल TOR भी कहते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन भी कहते हैं इसको, जिसके लिए टर्म यूज होती है TOR, टोटल कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन या टोटल रिम्यूनरेशन, ये इसको भी कहा जाता है। पलविशा, आपको पता चल गया? आपका ये सवाल था, ये क्या होती है? जी जी सर, समझ गई। अच्छा सर, मेरा एक और ही सवाल है कि सैलरी प्लस बेनिफिट कॉम्पनसेशन होती है, ठीक है। तो रिम्यूनरेशन में जैसे कि आप कह रहे हैं सैलरी, बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन सब मिला के, तो सैलरी और बेनिफिट्स को मिला के कॉम्पनसेशन बन ही रहा है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कॉम्पनसेशन बेसिकली जो है वो टोटल रिम्यूनरेशन है, देखिए, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन वो है जो कॉम्पनसेशन वो में रिसीव सैलरी। कर रहे हैं। लेट से आपका मेडिकल है, ठीक है। अब मेडिकल आपने उसकी लिमिट रखी है 2 लाख रुपए की फॉर अ ईयर, लेकिन उसमें से हो सकता है कि वो 50,000 पे क्लेम करे, तो वो कॉम्पोजिशन वो जो वो क्लेम करा है, जो वो रिसीव करा है। टोटल रिम्यूनरेशन आपने बजट तो करना है ना कि भाई एक एम्प्लॉय कितने में हमें कॉस्ट करेगा, इसलिए उसको टोटल रिम्यूनरेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई या नहीं आ गई? लेकिन बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, किसी और ने नहीं सवाल किया, ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल था। जी सर। तो सर मुझे अभी भी जैसे कॉम्पनसेशन में बेसिकली हम उसका टारगेट रखते हैं कि क्लेम कर सकता है, लेकिन नहीं, जो क्लेम रेम्यूनरेशन में जो हम ये लिया क्लेम। उसने, कॉम्पोजिशन वो है विच द मनी विच इज गोइंग टू हिज पॉकेट, टोटल रिम्यूनरेशन है फॉर विच ही इज एलिजिबल। ओके सर, अब समझ गई। मैं मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं जी हमने ट्रैवल पर जाना है, तो ट्रैवल के लिए एक आपने टोटल कॉस्ट अज्यूम कर ली कि हमारे ट्रैवल के ऊपर 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, लेकिन जब आपने ट्रैवल कर लिया तो आपकी कॉस्ट आई 80,000, तो आपका 20,000 तो बच गया ना, बट आपने टोटल कॉस्ट जो माइंड में रखी हुई थी वो 1 लाख आपने की थी। So that 80,000 is compensation and that 1 lakh is total remuneration or total cost of employment आप कह सकते हैं। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक। अच्छा, अब अगला सवाल आ जाता है बोनस, इंसेंटिव और कमीशन, इनमें क्या फर्क है? बोनस में, इंसेंटिव में और कमीशन में क्या फर्क है? तो बोनस बेसिकली जो होता है वो डिसाइड होता है एक टेन्योर पे, जैसे ईयरली या क्वार्टरली। इंसेंटिव जो होता है वो मेरे ख्याल से अलाउंसेस होते हैं। और कमीशन बेसिकली वो तो आपके वो एक होता है अच्छा ना जी, आपने मुझे याद अलग। लफ्ज अलाउंस भी हम लोग लिख लेते हैं। अलाउंस में, बोनस में, इंसेंटिव में क्या फर्क है जी? HR वालों, कभी आप लोगों ने इतना अंदर जाके बारीकी बीनी में इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है? मिस मिसिज रिजवान, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को सही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप इनको सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से वक्त में कौन सी बंदूक चलानी है। जी मिसबा, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, बोनस इज अ वन टाइम पेमेंट जो एम्प्लॉय को एज अ रिवॉर्ड परफॉर्मेंस और या अचीविंग ऑफ सम ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट्स के उस पे दिया जाता है।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी सेल्स टारगेट को एक्सीड किया है, तो उसको बोनस दिया जाएगा। वेर इज इंसेंटिव इज बेसिकली अ कमीशन। कमीशन अगर मैं कहूँ तो वो सेल्स पर्सन जैसे सेल्स जनरेट की है, 1% उनको कहा जाता है कि अगर आप इतनी सेल्स जनरेट करेंगे तो आपको इतने परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जिसकी कमीशन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि जैसे रियल एस्टेट है, जो एजेंट है, अगर प्रॉपर्टी कोई भी सेल होती है, सोल्ड आउट होती है, तो उसमें वो 3% या 5% कमीशन मिलता है ऑफ द अमाउंट जितने की प्रॉपर्टी सोल्ड होती है। उसको इंसेंटिव क्यों नहीं कहते फिर? तो मैं ये बात कर रहा हूँ, उसको इंसेंटिव क्यों नहीं कहते फिर? हेलो। जी जी। तो मैंने कहा उसको कमीशन क्यों कहते हैं, इंसेंटिव क्यों नहीं कहते? इंसेंटिव जो होता है लाइक वो हम उसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, जैसे कमीशन इंसेंटिव की टाइप्स में से जो होता है मॉनिटरिंग रिवॉर्ड में, जैसे सो आई थिंक कमीशन इज अ वर्ड होता है, और ये इंसेंटिव की एक दो टाइप्स होती है, एक बोनस और एक कमीशन। नहीं, ये तो रिवॉर्ड्स की टाइप्स है ना। अब मैं आ जाता हूँ रिवॉर्ड्स में। रिवॉर्ड ये होता सर है। आई गेस इंसेंटिव और कमीशन, इंसेंटिव फिक्स होता है, कमीशन फिक्स नहीं होता, ऐसा सॉरी। कह रही हूँ। एक ये भी तो हो सकता है कि इंसेंटिव फिक्स होता है, कमीशन फिक्स नहीं होता। कमीशन तो उसकी उस पे होता है ना, जितना उसने टारगेट अचीव करा है उसके हिसाब से, या उसका जो भी परसेंटेज सर्टेन डिसाइड होता है। लेकिन इंसेंटिव जो है वो डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है। कौन फिक्स होता है? इंसेंटिव फिक्स होता है। हाँ, ये पूछ रहे हैं, इंसेंटिव फिक्स होता है ना। अच्छे से इंसेंटिव जो है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पे दिया जा सकता है, और कमीशन जो है दैट इज रिलेटेड टू कि आपने कोई टारगेट अचीव करना है तो उसके अगेंस्ट आपको मिलेगा। और जो बोनस है वो ऑब्वियसली जैसे ईद का बोनस हो गया, तो ये वन टाइम का आपको एक वो मिल जाता है फाइनेंशियल बेनिफिट। और जो अलाउंस है वो आई गेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार अलाउंस हो गया या आपका कोई फ्यूल अलाउंस हो गया। तो ये आई गेस इनमें डिफरेंस है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने हम लोग जो चूंकि हम लोग फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी फिर उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी जो है वो करनी है, स्ट्रेटजी फिर डिज़ाइन करनी है। मैं फिर आप लोगों को डीप वाटर में फेंकूंगा, उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है ना अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। तो आप लोग जो है दो चीज़ें अंडरस्टैंड करें। एक है कॉम्पनसेशन और एक है रिवॉर्ड। अब कॉम्पनसेशन जो है ना, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सैलरी एज वेल। ठीक है जी। तो जो है कॉम्पनसेशन इज ऑल्सो एज यूज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सैलरी वेज, उस पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है। सर ये जो कंपेंसेशन है इसको हम वेज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं या ये टोटली सेपरेट है उससे? दोबारा पूछे। ये जो कंपेंसेशन है, जैसे अभी आपने कहा कि अल्टरनेटिव टू सैलरी या वेज है, तो वेज को हम अलाइन कर सकते हैं कंपेंसेशन के साथ? वेज का जो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न टर्म्स में कॉम्पोजिशन का जो लफ्ज़ है वो वेज के लिए भी यूज़ होता है, जो मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस हैं या फैशनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर। लेकिन बेसिकली जो वेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि वेज जो होती है वो ये पर मंथ सर्विस देने के लिए वेज नहीं होती। वेज होती है डे के लिए, अ डे और अ वीक। इवन के अगर मैं इंटरनेशनल एचआर प्रैक्टिसेस की बात करूं, ठीक है, तो उस प्रैक्टिसेस के अंदर सुंदर सी आप हमारे ऊपर क्या लाइनें मारती जा रही हैं आप। तो
और जो है उसके लिए जो वेज का जो लफ्ज़ है वो लोग डेली वेजर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ इट फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज। आपने जब लीगली भी उसको रेफर करना होता है तो फिर आप उसको उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें चीज़ें आ जाती हैं। एक कॉम्पोजिशन है, एक बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और एक रिवॉर्ड है। सर इंटरनेशनल आप कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन को वेज कहा जाता है सर? आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, आपकी ना आवाज़ मुझे, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा ना आपका हैंड्स फ्री चेंज करना पड़ेगा शायद। ऐसे लग रहा है जैसे कि सर रिमोट। मैं पूछ अच्छा, मैं बोल रही हूँ इंटरनेशनली आप क्या कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन को वेज यूज किया जाता है? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली लॉ में जब आपने रेफर करना है तो फिर कॉम्पोजिशन का जो लफ्ज़ है वो डेली वेजर के लिए यूज़ नहीं होता। बट आप जो कॉम्पोजिशन को वेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट लीगली जब आपने किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो फिर आपको कॉम्पोजिशन और वेज को सेपरेटली लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अब जो हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स की, इसका लॉ से बहुत ज़्यादा लिंक है। क्योंकि लॉ से लिंक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ये कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर जब जब भी पैसे का लेन देन होता है ना, कहाँ कहीं पर भी, तो वो चीज़ फिर डिस्प्यूटेबल हो जाती है। लोगों के डिस्प्यूट्स पैसे की वजह से ही ज़्यादा होते हैं। तो पैसों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको फिर आपने उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए आपको फिर लीगल टर्म्स को सही तरह यूटिलाइज करना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ड्राफ्टिंग करें तो फिर वो लीगल कंसल्टेंट से उसको वेट ज़रूर करवाएं, उससे रिव्यू ज़रूर करवाएं, ठीक है, ताकि आपको लेटर ऑन आपका जो लीगल कोई जो है गैप एग्जिस्ट ना करे किसी भी जगह पर। इसलिए इसको कहा जाता है। अच्छा जी, अब आपने कंपटीशन की बात कर ली, अब हम बेनिफिट्स में बात करते हैं, ठीक है। सो बेनिफिट्स में और रिवॉर्ड में क्या फ़र्क है जी? कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड? बेनिफिट्स आई गेस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, और रिवॉर्ड ये है कि वो वन टाइम एक्टिविटी हो सकती है, साल में 2 दफा या सर। जी गायस। अच्छा मुझे ये बताएं, बेनिफिट्स कंडीशनल होते हैं या अनकंडीशनल होते हैं? कंडीशनल। सारे बेनिफिट्स कंडीशनल होते हैं? नॉट ऑल। फॉर ठीक। एग्जाम्पल जैसे साइट अलाउंस का हम कंसिडर करें तो वो साइट अलाउंस उस एम्प्लॉय को मिलेगा जो कि साइट पे काम करेगा, लेकिन जो हेड ऑफिस में या किसी कन्वीनियंट एनवायरनमेंट में है तो उसको वो साइट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन होगी एक। अगर हम बात करें छुट्टियों की, तो वो साइट वाले एम्प्लॉय के लिए भी इक्वल होंगी और हेड ऑफिस वाले के लिए भी इक्वल होंगी। सो बेनिफिट्स में दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, एक होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, ठीक है, और एक अनकंडीशनल होते हैं। तो बेनिफिट्स हम देते क्यों हैं? व्हाई वी डू, व्हाई? मोटिवेट करने के लिए। टू मोटिवेट, रिटेन एंड व्हाट? डिफरेंशिएट भी तो करते हैं ना, ठीक है। आप कहते हैं जी ये बेनिफिट हम ही देते हैं, ये कोई और नहीं देगा आपको। खवातीन कपड़े बहुत खरीदती हैं, जब वो कपड़ा खरीदती हैं ना किसी दुकान पे जाती हैं तो बार्गेन कर रही होती हैं। तो बार्गेन के एंड पे वो कहती हैं जी नहीं मुझे, मैं तो बस इतने पैसे ही दूंगी। तो फिर दुकानदार उतरते हुए कहता है बाजी, अब मैं आपको जो रेट देने लगा हूं ना ये आपको कोई और नहीं देगा, ये बस मेरा ही रेट है, अब पूरी मार्केट में ये रेट नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली एम्प्लॉयर ये कहता है जी कि ये बेनिफिट मैं ही दूंगा, आपको कोई और बेनिफिट नहीं, ये नहीं देगा। सो दिस इज वन थिंग
ये आमीन किस लिए कहा गया जी? अच्छा, पहले किसी बात पर कहा गया। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड अनदर रीज़न टू सेव द टैक्स के लिए भी बेनिफिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक मैं और टर्म इधर लिख रहा हूँ जो मैंने आपको बतानी है, उसका नाम है रीइंबर्समेंट वर्सेस अलाउंसेस। ये क्या है? अलाउंस में और रीइंबर्समेंट में क्या फ़र्क है? सर रिम्बर्समेंट में ये है कि कॉस्ट कॉस्ट आपने इनकर की तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो अलाउंस वो ये है कि वो बगैर किसी कॉस्ट के आपके जो है ना वो आपको मिल रहा है। जो रीइंबर्समेंट में और अलाउंस में सबसे जो बड़ा फ़र्क है ना, अलाउंसेस आर ऑलवेज टैक्सेबल और रीइंबर्समेंट जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होती। तो अनदर वे टू सेव द टैक्स कॉस्ट इज कि आप कुछ चीज़ों को रीइंबर्समेंट के साथ लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फ्यूल जो है एज एन अलाउंस भी दे सकते हैं। जब आप एज एन अलाउंस देंगे ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्यूल को रीइंबर्समेंट करें, आप कहें जी फ्यूल इनकर करें और फिर इसको रीइंबर्स करें, उससे क्या होगा कि वो फिर टैक्स कैटेगरी से एग्जिट हो जाएगा। सर मेडिकल फैसिलिटेशन किस में आती है, रिइंबर्समेंट में? जी, तो जो मेडिकल हम लोग दे रहे होते हैं बेनिफिट, वो भी रीइंबर्समेंट में चला जाता है। ट्रैवल है वो रीइंबर्समेंट में चली जाती है। अभी जैसे आजकल बड़ा मसला हुआ है पाकिस्तान में कि टैक्स उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। उसके लिए फिर ऑप्शंस क्या हैं एम्प्लॉयर्स के पास? जो कि एम्प्लॉयज़ का टैक्स बहुत ज़्यादा कटेगा तो वो तो उनकी टेक होम जो सैलरी है वो कम हो जाएगी। जब उनकी टेक होम सैलरी कम होगी तो दे विल बी अनएबल टू मैनेज एक्सपेंसेस। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तो फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरह से ट्वीक कर सकते हैं कि दे नीड टू फाइंड वेज थ्रू विच दे कैन सेव टैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़। और टैक्स सेव हो तो उससे जो है एम्प्लॉयज़ की जो रिटेंशन है और एम्प्लॉयज़ के जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इम्प्रूव किया जा सके। अब आपके कुछ बेनिफिट्स अनकंडीशनल होते हैं कि आप जो मर्जी हो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। कुछ कंडीशनल होते हैं, जैसे आपका जो मेडिकल रीइंबर्समेंट है, ट्रैवल अलाउंस है, ये लिंक होता है आपका उसके साथ, आपके ट्रैवल के साथ, आपके बीमार होने के साथ, ठीक है। और अनकंडीशनल है, ठीक है, वो लीव्स हैं, ठीक है। आपको वो बेनिफिट अवेलेबल है। आप यानी कि ये बस आपने लीव करनी है जब आपको नीड बेसिस पर आप जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन खास आपकी नहीं रखी हुई। सर फूड कब कंडीशन में आएगा? क्या चीज़? फूड कंडीशनल में आएगा? कौन सा फूड? जो फूड प्रोवाइड करते हैं। नहीं, वो तो अनकंडीशनल है ना कि आपको हर किसी को अवेलेबल है। यानी कि ऑफिस मैस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कैंटीन है। सो इस तरह के सारे बेनिफिट्स जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। रिवॉर्ड ये होता है सर कि रिवॉर्ड टोटल सर जी। ये जो खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग तो एम्प्लॉय से ही चार्ज भी करते हैं, तो वो फिर किस चीज? ये सब्सिडाइज तो भी तो होते हैं बेनिफिट ना। में नहीं क्योंकि चार्ज। अब कोक में हमारा जो कैफेटेरिया था, जो लंच था, वो बहुत एग्जेक्टिव क्लास यानी कि बुफे लगता था, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ पर हेड 150 रुपीज़ पे करते थे। यानी कि महीने का आपका कट रहा है ओनली 22 वर्किंग डेज थे। तो 22 वर्किंग डेज में आप देखें ना कि आपके उतने उन्होंने 150 रुपीज़ करने हैं। आपके सिर्फ 4,000 रुपये में जो आप लंच कर रहे थे वो एक दिन का, अगर आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाएं वहां पर तो एक दिन में आप 4,000 रुपये खर्च कर देंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको 2 कोर्स मील मिल रहा है, आपको स्टार्टर मिल रहा है, आपको डिज़र्ट मिल रहा है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, म्यूज़िक मिल रहा है, आपको जो है वहाँ पर आपको सारे लोग मिल रहे हैं जो आपके टेबल पे ला के चीज़ें रख रहे हैं, वेटर्स वगैरह, ये सारी सर्विस मिल रही है, नीट क्लीन, अच्छा एनवायरनमेंट आपका वो, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है। तो सो दिस ऑल
अब आप देख रहे हैं इस वक्त तो खाली कोक की जो ड्रिंक की है इस वक्त पाकिस्तान में से 150 रुपए की हो गई है ना, वो जो हाफ लीटर है, या 100 रुपीज की है। सो यू कैन इमेजिन कि उसके अगेंस्ट अगर आपको सिर्फ 200 रुपीज भी पर डे देने पड़ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज लाइक नथिंग। इस वक्त तो रोटी जो है वो 30 रुपए की मिलती है, जो सादा रोटी है। अगर आप तंदूर से, उसके लिए भी आपको खुद तंदूर पर जाना पड़ता है। और अगर वही आपकी डाइनिंग टेबल पर आपको विद इन ऑफिस आपको मिल रही है रोटी, ताज़ा गर्मा गर्म रोटी मिल रही है, आपने दो रोटियां खा ली हैं, 60 रुपए की तो दो रोटियां होती हैं, फिर आपको साथ में सालन मिल रहा है, आपको मीठा मिल रहा है, आपको सैलड मिल रही है, तो मुझे भूख लग रही है भाई, ना करें। अच्छा सर, होम ऑफिस सेटअप के लिए जो पेमेंट की जाती है वो कहाँ पे फॉल करती है? वो तो वन कौन सी टाइम पेमेंट? पेमेंट होती है। ऊंचा बोलने थोड़ा। होम ऑफिस सेटअप के लिए, होम ऑफिस, वो कौन सा होम ऑफिस होता है? लाइक आईटी में एक ट्रेंड होता है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं टीम मेंबर्स, और उनकी वो कंपनी शुरू पे में करती है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोविड में ना लोगों को फैसिलिटेट किया था कि वो वन टाइम उन्होंने पे कर दिया। डेफिनेटली तब किया था, अभी भी करते हैं, कुछ लेकिन कंपनीज अभी उस भी करती हैं, वो अमाउंट। जो इनकरेज करती हैं एम्प्लॉयज को कि वो डेस्क ले लें, वो इंटरनेट ले लें, कुर्सी ले लें, ठीक है, वन टाइम। तो वो, हम्म। दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज वन टाइम बेनिफिट। तो बेनिफिट की एक टाइप्स ओके। होती है। देर कैन बी वन टाइम बेनिफिट, फिर एक रिकरिंग बेनिफिट है, जैसे लीव एक रिकरिंग बेनिफिट है, कैंटीन एक रिकरिंग बेनिफिट है, मेडिकल रिकरिंग बेनिफिट है। इट इज हैपनिंग एवरी मंथ एवरी। सो सो यू कैन डिसाइड। कुछ कंपनीज हैं उन्होंने वो रखा हुआ है कि वो थ्री, आफ्टर एवरी 3 इयर्स वो उसको चेंज करती हैं कि जी आप अपना डेस्क चेंज कर लें। उसको वो लिंक करती हैं उसके साथ, क्या उसके लिए एक टर्म यूज होती है अकाउंट्स के अंदर, डेप्रिसिएशन के साथ। तो वो फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन की लाइफ 5 इयर्स है, कंप्यूटर्स के लिए 4 इयर्स है। तो वो उसके साथ लिंक करती है। तो वो आफ्टर 4 इयर्स दे चेंज योर दीज थिंग्स। आपने पता नहीं डेप्रिसिएशन के साथ उसको लिंक किया या नहीं किया। फिर वो उसके उसके नहीं, साथ अभी तक तो हमने नहीं किया हुआ कि डेप्यूटेशन के अगर साथ लोग में। छोड़ जाते हैं, अब ये देखना है कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही उसको आपने वो अलाउंस दिया और उसने अगले महीने छोड़ दिया, तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? अब मुझे कुवैत में जॉब मिली थी, तो उसमें उन्होंने मुझे पूरा घर दिया था, घर का फर्नीचर हर चीज़। तो 2 महीने बाद मेरी जॉब खत्म हो गई। अब मैंने अपनी पॉकेट से सारा एक्सपेंस किया था भाई। तो मैंने कहा था जी आप लोग, वो क्लाइंट उनका उसने कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लिया, तो दे लेड ऑफ। So I had to come back to Pakistan. So I discussed with them. They said, okay, we are gonna pay for you. So you can charge this money to us, and they paid my invoices. And similarly, for example, if employee resigns by themselves, and so you have to make a policy. So he has to pay a certain amount, or he can like pay the depreciation amount for that asset which is being purchased on behalf of the organization. But it is a benefit. इट्स वन टाइम बेनिफिट। और मे बी आपके आईटी इंडस्ट्री में तो 3 साल लोग रुकते भी नहीं है, आप उसको दोबारा कैसे देंगे? रुकते हैं आपके कोई? आप ही रुकी हुई हैं मेरे यहाँ से। सर मेरे पास 15 साल वाले भी रुके हुए हैं, तो 15 साल रुकते एज हैं। वाले या 15 साल से काम कर रहे हैं? 15 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने रुकने कहा आप वाले तो रुकते हैं। टीनेजर्स भी हायर कर लेते हैं। नहीं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो रिबर्समेंट में आप कह रहे हैं कि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो पिछले साल गवर्नमेंट ने जो था ना, ये हमने एक सुना था कि लॉ रीडिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर ये जो हमारी रिबर्समेंट्स हैं वो भी टैक्सेबल कर देंगे। तो तो कर दें इसकी वो, तो फिर फिर एम्प्लॉयर डेफिनेशन को क्या बनेगी? रिइंबर्समेंट की कॉस्ट तो एम्प्लॉयर को पड़ेगी ना, एम्प्लॉय को तो नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे मैनेज होगा? वो तो एम्प्लॉय के बजट से ही जाएगा ना। कैसे? रिइंबर्समेंट एम्प्लॉय का बजट नहीं होता, एम्प्लॉयर का होता है। नहीं, वो जैसे रिबर्स करेगा, फॉर एग्जांपल अब मेरा वो उस पांच वक्त हो हजार तक सकता है का कि है। एम्प्लॉयर ये उसको कहे कि जी जो इसके ऊपर टैक्स कटेगा, तो वो भी हम, वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लीथल है। मतलब वो जो कॉस्ट है, वो जो टैक्स की अमाउंट है, वो कंपनी को बियर करनी कि मैं चाहिए एक अल्टीमेटली एम्प्लॉय हूँ, स्पीकिंग। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं ये कहूँगा, वेन एवर आई निगोशिएट अ सैलरी, ठीक है, आई ऑलवेज आस्क कि जी मेरा टेक होम क्या है, मुझे ये बताएं। तो
ये हमेशा जो इम्प्लाई वो बार्गेनिंग पोजीशन में आता है, जो क्रिटिकल होता है या जो स्किल्ड होता है। जो नहीं होता वो तो फिर बेचारा कहता है जी बस मुझे आप रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी मुझे मिलता है मैं ले लूँ। तो उसके लिए वो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग उस कह लें कि मोस्ट वांटेड पोजीशंस में नहीं होते, तो वो सफ़र करते हैं। बट जो आप लोग ये कह रहे हैं कि जी रीइंबर्समेंट भी टैक्सेबल होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम ये ना कि एम्प्लॉयर्स जो हैं ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, जब ये लोग खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, खुद वो डिसीजंस करते हैं और खुद ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, तो वो कैसे आपकी फेवर में बात करेंगे? मैं यही कहता हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना चाह रहा था लेकिन अभी तक मैं नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अंदर देर इज नो एनी एम्प्लॉयज फेडरेशन, देर इज ओनली एम्प्लॉयर्स फेडरेशन। सो एम्प्लॉयर फेडरेशन जो है ना वो उस वक्त इकट्ठी होती है जब एम्प्लॉयर्स को प्रॉब्लम होती है। कभी भी वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए इकट्ठे नहीं होते, या कोई एम्प्लॉयज का ऐसा बेनिफिट हो जिसके ऊपर एम्प्लॉयर सारे अफेक्ट होते हैं, तब वो लोग इकट्ठे होते हैं, तब वो जाकर के गवर्नमेंट को बात करते हैं और वो चीज़ों को रिलैक्स करवाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने पहले मैं जब यूके में था तो मैं टेस्को स्टोर्स में काम करता था, तो टेस्को स्टोर्स में यूनियन नहीं थी, तो यहाँ पर ना दो तीन कंट्री लेवल पर एम्प्लॉयज फेडरेशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका पर मंथ आपको उसकी फीस पे करनी पड़ती है। उसमें होता ही है कि फिर वो ओवरऑल नेशनल लेवल पर एम्प्लॉयज के इश्यूज के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए दे फाइट। कोई हैरेसमेंट का इशू हो गया, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, किसी को एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया गया, किसी को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, उसके लिए फिर वो जाता है, वो फिर उनकी हेल्प लेता है, वो फिर उसके बिहाफ पे फाइट करते हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा है नहीं कुछ। उसकी दो रीज़न है कि पहले ये चीज़ है, मैं बनाने लगा था तो मुझे लोगों ने मशवरा दिया था कि ना करना, तुम्हें कोई गोली मार देगा। तो मैंने कहा मुझे क्यों गोली, उसने कहा जी कि यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है, यहाँ पर लॉ की वही लॉ बनाने वाले हैं, वही चलाने वाले हैं, वही लगाने वाले हैं, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं गोली खा लूंगा, मेरे से बाद में आने वालों के लिए तो फायदा होगा ना। तो वो किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, ये फेडरेशंस बनानी पड़ेगी, आप लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सारे मिलकर ये काम कर सकते हैं, भले हमें फायदा ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करते हैं, फिर जाकर ये चीजें रुकेंगी। वाई एवरीथिंग कम्स ओनली फॉर सैलरीड क्लास, वाई नॉट फॉर बिजनेस क्लास? बताए ना। उसके लिए कौन सी रेगुलेशंस इन्होंने बनाई हैं जो जिसके अंदर सेल्स को कंट्रोल करें? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ताजिकिस्तान नहीं गए, मैं गया हूँ वहां पे, इतना गरीब मुल्क है, वहां पर जाकर पता चलता है कि हम कितने अमीर मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान कितना अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ 2015 की या 16 में मैं गया था वहां पे। तो मैंने वहां पे वो चार्ज करना था मोबाइल का जो क्रेडिट होता है। अभी हम 2024 में है, मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की बात कर रहा हूँ, 14-15 की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद है, लेट्स अज्यूम 15 है, तो 9 इयर्स बैक। तो मैंने मोबाइल का क्रेडिट अपलोड कराना था, तो वहां पर ना उन्होंने जगह जगह एक बूथ बने हुए, जैसे पुराने जमाने में पाकिस्तान में टेलीफोन बूथ नहीं बने होते थे वो वर्ल्ड कॉल के या इसके, तो उस तरह के बूथ बने हुए हैं शहर के अंदर डिफरेंट जगहों पे। तो वहां पर बूथ बने हुए थे, तो उन बूथ में आप क्या करते थे, आप पैसे डालते थे, उसके लिए आपको एक स्लिप मिल जाती थी, उसके ऊपर कोड लिखा होता था, उस कोड को आप अपने मोबाइल में डालें और आपका क्रेडिट अपलोड हो जाता था। अब वो जो स्लिप थी, अब वो इशू गवर्नमेंट करती थी, यानी कि अगर आपने लेट से जैज का क्रेडिट अपलोड कराना है तो आप बूथ में पैसे डालेंगे, वो गवर्नमेंट को पैसे जाएंगे, लेट से 100 रुपीज, उसमें से टैक्स कटेगा पहले 20 रुपीज, 20 रुपीज गवर्नमेंट को चलेगा, उसके बाद 80 रुपीज का आपको मिल जाता था टॉक टाइम, वो आपने अपने मोबाइल में अपलोड कर देना है। यहां पर क्या होता है कि आप पैसे देते हैं जैज को, जैज पहले पैसे लेता है, फिर वो उस पैसे को अपने पास रख के उसमें से एक अमाउंट जाकर ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को, जो भी उनका पेमेंट का साइकिल है। अब मुझे आप लोग बताएं, जरा फाइनेंशियली सोचें, कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है, जो ताजिकिस्तान वाला बेहतर है या जो पाकिस्तान वाला वो बेहतर है? आप बताएं जी जरा। किसी को लगता है समझ नहीं आई, इसलिए कोई बता नहीं रहा।
सर आई गेस पाकिस्तान वाला बेहतर है क्योंकि वो हैसल फ्री है ना, हमारे एंड पे तो नहीं है नहीं इशू नहीं नहीं, कोई कि हमने उसको आपको मैनेज क्रेन करना। को हैसल नहीं करनी, हम्म। यूजर को कोई हैसल नहीं हो। यूजर के तो पैसे कट गए ना, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसे चले गए ना। आपको गारंटी है कि जो जैज ने पैसे टैक्स काटा है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है? नहीं। उसमें गारंटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे रिसीव किए। वो जो क्योस्क है वो गवर्नमेंट की है, वो जैज की नहीं है। गवर्नमेंट ने पैसे लिए, अपने टैक्स काट के जो बकाया पैसे हैं उसका आपको क्रेडिट टाइम दे दिया, उसने जाओ एंजॉय करो। अब गवर्नमेंट उसको जैज को पेमेंट करेगी, रादर इट के जैज गवर्नमेंट को पे करे। तो ये सिस्टम है कि टैक्स जो है जो कट रहा है वो जा भी रहा है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे टैक्स काट रहे हैं लेकिन पे कोई नहीं कर रहे। कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपसे टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स भी लेते हैं आपसे, वो एडवांस टैक्स भी लेते हैं, बट उसमें से कितने हैं जो पे करते हैं? कैन यू गारंटी इट? बताएं डॉक्टर साहबा, वी कैन नॉट गारंटी तो इट। सर इसमें एक और बात है ना, तो फिर ताजिकिस्तान गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है कि वो जो है जब वो रशिया से इंडिपेंडेंट हुए थे तो इनको कुछ ऐसे मुल्क को खिते मिले जो कि वाकई में पुअर थे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लिया। यानी कि इवन के वो लोग गरीब थे लेकिन मैंने लोगों के चेहरों पर खुशहाली देखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा वीक था वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें वीक थी। उन्होंने इन सिस्टम्स के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि सारे पैसे खा गए हैं, कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई चीज़ें नहीं डिज़ाइन की। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उस गरीब मुल्क में भी टेक्नोलॉजी की यूजेज का लेवल मैंने आपको शेयर किया है, तो वो टेक्नोलॉजी का लेवल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सर मसला वही आप वाला है ना कि जो आपको किसी ने सजेशन दिया था। मसला इधर यही आता है कि वो जो बंदा कोशिश करता है ना उसको ही खराब कर देते हैं, उसको ही गंदा कर देते हैं कि वो फिर डिसहार्ट होकर छोड़ देता है। डिसाइड ही तो नहीं ना होना, यार मेरी ये जगह डिसाइड हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया छोड़नी पड़ जाती है। तो तो मैं सर तो फिर वो फैमिली वाले भी तो रोक देते हैं ना कि भाई बस करो, इतना ही बड़ा है। फैमिली को बीच में ना लाएं प्लीज। डोंट प्ले योर फैमिली विद योर बिजनेस। अच्छा जी, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिवॉर्ड्स की हम बात करें। रिवॉर्ड जो होता है ना ये टोटल कंडीशनल होता है, ठीक है। आ, जैसे रिवॉर्ड की जो है ना कि इट इज अगेंस्ट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो पीएफ होता है ये कंडीशनल में फॉल करता है, अनकंडीशनल बेनिफिट में फॉल करता है? नहीं जी, अनकंडीशनल होता है प्रोविडेंट फंड मिलना। ओके। अच्छा जी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलता है, या आप अपने बिजनेस गोल सर्टेन गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है, उसकी रिकग्निशन के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब जो सेल्स वाले हैं, ठीक है, सेल्स टारगेट्स अचीवमेंट के ऊपर है, ठीक है। फिर आपके प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है ओवरऑल बिजनेस टारगेट्स अचीवमेंट है। अच्छा, अब हमेशा याद रखें, सेल्स में कमीशन में और इंसेंटिव में क्या फ़र्क होता है। कमीशन होती है सेल्स के ऊपर, ठीक है, इसके अगेंस्ट उनको मिलता है कमीशन। और जब आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, लेट से आपने अपने प्रोडक्शन के टारगेट्स, मशीन के टारगेट्स वो अचीव करते हैं, उसके लिए होता है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव एंड कमीशन में फ़र्क होता है, जो कि मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा था। और ओवरऑल जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, ठीक है,
उसके टारगेट अचीवमेंट के सर काइंडली रिपीट कीजिएगा। जो आपकी जब भी सेल्स के टारगेट्स होते हैं ना, उसके लिए होती है कमीशन, और जब आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस होती है उसके लिए इंसेंटिव होता है। जैसे आपने सेल्स अचीव की, टारगेट अचीव किया, यार ये क्या आ जाता है, आपने सेल्स का टारगेट अचीव किया, उसके लिए आपको कमीशन मिलता है। आपका प्रोडक्शन का टारगेट है, आपने मशीन के ऊपर जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, उसके लिए आपको फिर इंसेंटिव मिलता है। अब कमीशन की जो होती है ना, लेट से आपने सेल्स टारगेट रखा कि जी आपने 70% अगर सेल्स टारगेट अचीव करेंगे तो उसके लिए लेट से आपको 2% कमीशन मिलेगा। अगर आप 80% करते हैं तो उसके ऊपर आपको 3% मिलेगा। ठीक है। अगर आप 100% करते हैं तो उसके ऊपर लेट से आपको मिलेगा जी 3.5%। तो प्रोडक्शन के ऊपर ऐसे नहीं होता है, वो फिर इंसेंटिव होता है, प्रोडक्शन के आपके टारगेट्स अचीव होते हैं तो अगेन इसके अंदर इंसेंटिव की आप स्लैब रख सकते हैं। तो अगर आपके ओवरऑल बिजनेस टारगेट्स जो है ना, ठीक है, अगर आपके अचीव हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फिर आपका होता है बोनस, जो कि फिर सारे जो है ना आपके डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑल एम्प्लॉयज़ को मिलता है। बट अगेन जो है ना, इसकी भी आप कंडीशन लगाते हैं कि जी जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री एंड अबव है उन्हीं लोगों को आप बोनस देंगे, जिनकी बिलो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इस साल आई है उनको बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये थे जी फंडामेंटल्स। अब उसके बाद हम चल रहे हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉम्पोजिशन में, इसमें क्या फ़र्क है जी? जी गाइस। सर जो इंट्रिंसिक है दैट इज रिलेटेड टू, जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन है, जैसे ये रिवॉर्ड्स और ये सारे हो गए, ये रिलेट करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है। कोई और जी? फातिमा आपका क्या ख्याल है? सर जो इंट्रिंसिक है वो ज्यादातर इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक है वो टेंजिबल फॉर्म में। सही है। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। एक्सट्रिंसिक कॉम्पनसेशन में आपके होते हैं जो आपकी बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स जिसमें कैश बेनिफिट्स। इसमें आपके कहने के नॉन कैश बेनिफिट्स आते हैं। इसके लिए आप ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन है, ठीक है, आपका कल्चर जो है उसमें बहुत रोल प्ले करता है इंसेंटिव कॉम्पनसेशन में। इसमें आपके कैश बेनिफिट्स हैं, आपकी जो बेनिफिट्स आपके कंपैरेटिव टू मार्केट है, ठीक है, वो सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अच्छा, एक मैं छोटी सी असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, अभी मैं ग्रुप में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है कल तक, वो आपने फिर लेकर आनी है। यहाँ पर मैं क्लास फिनिश करता हूँ, अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। ठीक है। ज़्यादा बोरिंग टॉपिक तो नहीं हो गया? या आज मैंने ज़रा अपने अंदाज में पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया, आज मैंने आप लोगों को कराया कुछ नहीं है। क्यों रिमशा? रिमशा आर यू देयर? रिमशा नींद तो नहीं आ रही?
जी आज ना आपने पढ़ाया है। अच्छा, आज मैंने पढ़ाया, आज मैंने सिखाया नहीं। नहीं हमने सीखा है बट आज ना आपने बिल्कुल वो जिस तरह टीचर्स होते हैं ना फुल फोकस्ड होके आपने हमें सारी चीजें समझाई हैं। वैसे आप हमें प्रैक्टिकल वर्ड्स देते हैं ना। कल आपको प्रैक्टिकल ही मिलेगा इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसमें एक चीज का मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी सर आपको, क्योंकि मैंने पहले भी ये सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, लेकिन जितना डेप्थली और वो एक क्लैरिफिकेशन के साथ आपने जो बेसिक फंडामेंटल्स की एक्सप्लेनेशन दी है ना, आप हमारे आइडिया तो हमको होता है लेकिन वो वेग होते हैं कि मिक्सअप हुआ होता है, लेकिन इसमें ये था कि ये वाला सेशन अटेंड करने के बाद आई एम वेरी मच प्रिटी क्लियर कि कौन सी चीज को हम बाय टर्म कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका सेशन अटेंड करने का मुझे फायदा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। बाकी प्रैक्टिकली आई होप सो कि इससे ज्यादा आपके वो भी बहुत अच्छा होगा, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। नहीं, वो मेरी जो होती है क्लास, इसमें बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, थोड़े थ्योरी कम होती है। अब लेकिन ये कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स ऐसी चीज़ है जिसमें ना इंडस्ट्री में इसके प्रैक्टिशनर्स काफ़ी कम हैं। तो वो फिर ना इसको समझाते नहीं है कि इसका टेक्निकली इसका डिफरेंस क्या है। तो बंदा ना जिसकी ये कोशिश होती है कि जो भी चीज़ है ना, प्रॉब्लम ये है कि एचआर के लोगों को ना एचआर का पता नहीं है, इसलिए वो अपने टूल्स को सही यूज़ नहीं कर रहे। जब उस टूल्स को सही यूज़ नहीं करते तो फिर वो सही परफॉर्म नहीं करते, जिसका एडवांटेज फिर दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे फाइनेंस वाले या दूसरे डिपार्टमेंट्स लेते हैं और एचआर को उसको उसको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं या उसको मिस यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम ट्राइंग कि आपका जो है इसके अंदर विद इन एचआर, आप जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कोर्स में आ रहे हैं, उनको मैं सही नॉलेज दे दूं, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादों से, अपने मेंटोर से, उन सब से सीखा है। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी जी, दरिया आपके पास है, जितना मर्जी चाहे पानी पी लें ना पिए, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ रगड़ा लगाने की, अब नहीं रगड़ा लगवाना चाहते आपकी मर्जी है, दैट इज। हमने तो बड़ी मेहनत की है, हम तो आज भी अपने उस्तादों के जाके पाँव को हाथ लगाते हैं। आपको याद होगा, आप वो आई थी मेरी वो मेरे उस्ताद मोहतरम आए हुए थे, क्या नाम है, आप एचआर टेक कॉन्फ्रेंस में थी ना लाहौर वाली में, अगर आपको जी याद हो। जी। तो उसमें मेरे उस्ताद, मैंने तो जब तक वो रहे थे मैं उनके पास ही बैठा रहा, और मैंने मैक्सिमम उनसे सीखने की कोशिश। जवाद साहब जो हैं, सी ए जवाद, जो लम्स के जी, प्रोफेसर हैं आजकल। ही इज वेरी ब्रिलियंट। जी। तो मैं तो जब स्टेज पे गया था मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, मैं कि उस्ताद जी सामने बैठे, मैं अब क्या सबक सुनाए। तो फिर वो बड़े खुश हुए, कहते हैं यार तुम ना करो ऐसे, तुम हमें क्यों शर्मिंदा करते हो, अब तुम खुद गुरु बन गए। हमने कहा उस्ताद जी आप ही गुरु हैं हमारे, हम तो कोई गुरु नहीं है। बट ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि जो हमें हमें ऐसे नहीं पढ़ाया गया। ऑनेस्टली जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था या जो मैंने कोशिश की, किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने, जो मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलोज इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्लास फेलो समझता हूँ। मैं आप लोगों को कभी अपने से नीचे नहीं रखता कि जी आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं हम एक लेवल पर है, वी आर क्लास फेलोज, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो उसमें सीखना चाहिए, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मेरे से सीखते हैं। सो वी आर क्लास फेलोज, वी आर क्लासमेट्स। तो आप लोग मेरे लेवल पर ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप सीखें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो जिस तरह से हमें नहीं सिखाया गया मैं वैसे सिखाऊं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि द वे आई एम ट्राइंग टू टीच यू कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स, नोबडी विल डू इट इंशाल्लाह। चलिए जी, कल मिलते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वो मस्ट है। फातिमा, आपने सबको पुश करना है, एवरीबडी हैज टू डू दैट, ओके। ओके सर। और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर उससे हम फाइन लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। सो जाएं अब आप लोग जिनको नींद आ रही थी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज जी आप लोगों का।